हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NCERT बाबा में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि कुशल को। अभी तक के हमारे वीडियोज़ में हमने सौरमंडल, खगोलीय पिंडों, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी ली और हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी जाना। इसके बाद आज एक टॉपिक है हीट जोन्स यानी पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो ये ताप कटिबंध क्या हैं, किस तरह बनते हैं, इनका आधार क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं कि आपको विभिन्न रंग दिखाई दे रहे होंगे, विभिन्न कलर्स हैं इसमें। तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये रेड है और डार्क रेड है। इसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज, इसके बाद येलो, इसके बाद लाइट ग्रीन एंड ये ब्लू। ठीक है, इसी तरह ये नीचे की तरफ भी इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। इसके बाद ये पिंक वाला एरिया आ जाता है जो कि माइनस, यहाँ आप देख सकते हैं। इस चार्ट से आप देखेंगे कि ये जो आपका डार्क रेड वाला एरिया है, यहाँ पर आपको जो एवरेज मीन टेम्परेचर दिख रहा है, ये एनुअल टेम्परेचर है, मतलब सालाना। तो ये जो चित्र है हमको सालाना टेम्परेचर दिखा रहा है। तो यहाँ वाले एरिया में आप देखोगे कि इसका जो एवरेज टेम्परेचर है, ये जो इसका एवरेज टेम्परेचर है, ये आपका लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। इसके बाद इसके ऊपर वाला जो है वो इस वाले एरिया का ये ये है लगभग 15 से 20, और उसके ऊपर का ऐसे ही कम होता चला गया है। तो ये मैंने अभी आपको बस दिखाया है कि टेम्परेचर किस तरह से अलग होता है पृथ्वी का। पृथ्वी के इस टेम्परेचर का जो मूल स्रोत है वो सूर्य है। तो आइए अब अध्ययन करते हैं कि ये टेम्परेचर, ताप में अंतर क्यों है और इसका कारण क्या है। तो पृथ्वी में अलग अलग क्षेत्रों में तापों का अलग अलग होना किस बात पर निर्भर करता है? वो सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी पृथ्वी का गोलाकार होना। ये देखिए इस तरह से। तो जिस एरिया में सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, वहाँ पर तापमान अधिक रहता है। अभी हमने देखा ये इस तरह से, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसमें सीधी किरणें पड़ रही हैं। और जब आप देखेंगे इस तरफ को, तो ये देखिए किरणें थोड़ा तिरछी होके पड़ी। ये देखिए स्लोप, आप देखिए, हम आपको अलग से दिखाते हैं। ये देखिए स्लोप आप बनाओगे तो इस तरह से ये बनेगी, यहाँ ये इस तरह से, और इसका जो स्लोप है वो इस तरह से है। तो यहाँ इस एरिया में ये सीधी किरणें पड़ेंगी, जबकि इस एरिया में जब आप देखोगे तो ये टेढ़ी किरणें पड़ेंगी। अर्थात जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सरफेस में लंबवत पड़ती हैं, अर्थात जब वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो ये वाला पूरा एरिया 90 डिग्री का कोण वाला होगा। तो ये पूरा एरिया आपको ज़्यादा टेम्परेचर वाला मिलेगा। और इसके बाद जब आप देखोगे यहाँ, तो ये एंगल अगर आप देखोगे तो ये देखिए 90 डिग्री से कम का बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री से कम का बन रहा है, मतलब यहाँ तिरछी किरणें पड़ रही हैं। तो जब एक दूसरे चित्र से समझते हैं हम, यहाँ इस चित्र में देखिए, इस चित्र में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब किरणें कहीं सीधी पड़ती हैं, मतलब लंबवत पड़ती हैं, तो वो कम एरिया को कवर करती हैं, कम सरफेस को कवर करती हैं। तो वो छोटे से सरफेस में पूरी अपनी लाइट डिलीवर करेगा। जबकि यदि वही लाइट किसी टेढ़े सरफेस में पड़ेगी, ठीक है, किसी तिरछे तल पर पड़ेगी, तो वही लाइट
ये देखिए लाइट वही है लेकिन इसने एरिया ज़्यादा लिया हुआ है, इसलिए उसका सूर्यातप जो है, सूर्य से आने वाली जो लाइट होती है उसको सूर्यातप कहते हैं। तो सूर्यातप की जो मात्रा थी वो तो दोनों जगह सेम है, लेकिन उसका जो वितरण है वो अधिक क्षेत्र में हो गया, अधिक क्षेत्रफल में हो गया, इसलिए उसकी प्रति क्षेत्रफल जो सूर्यातप की मात्रा थी तिरछे तल पर कम हो जाएगी। इसलिए जब हम पृथ्वी को पुनः देखेंगे तो हम ये पाते हैं यहाँ इस चित्र में कि इस वाले क्षेत्र में तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही थी, इसलिए ये गर्म था, और बाकी जगह ये देखिए स्लोप बन गया है तो यहाँ पर तिरछी सूरज की किरणें पड़ती हैं, इसलिए ये ताप तो बराबर आता है लेकिन ये अधिक क्षेत्रफल पर पड़ता है, इसलिए ये क्षेत्र कम गर्म हो पाता है। अतः हमने ये जाना कि जो पृथ्वी की सतह में तापमान का अंतर है उसका मुख्य कारण पृथ्वी का गोलाकार होना है, जबकि दूसरा कारण है पृथ्वी का अक्ष से झुका होना, जो कि पृथ्वी की दिन की अवधि में परिवर्तन लाता है। तो दूसरा जो फैक्टर प्रभावित करता है वो है दिन की अवधि। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा देर दिन रहेगा वहाँ ज़्यादा देर सूर्य रहेगा तो ज़्यादा अधिक सूर्यातप प्राप्त होगा, इसलिए उस एरिया में ज़्यादा सनलाइट मिलेगी और उसका ताप ज़्यादा रहेगा। तो ये देखिए हमारी धरती अगर सीधी होती तो कुछ इस तरह से होती, लेकिन हमारी जो धरती का जो अक्ष है वो इस तरह से झुका हुआ है। तो जो पृथ्वी का अक्ष है वो इस तरह झुका हुआ है, तो उसका क्या है कि अगर ये तल माना जाए, ये अगर सीधा तल, तो सीधे तल से वो क्या करती है 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो मेन उसकी जो धुरी मानी जाए तो उससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो वाला पोर्शन सूर्य की तरफ झुका होता है उस तरफ, ये अगर पृथ्वी में हमने अभी क्या पाया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमने पढ़ी हुई थी पिछले लेक्चर में, तो इस तरह से अगर लेटी हुई रेखाएं खींची जाएंगी तो ये अक्षांश रेखाएं कही जाएंगी। तो जब यहाँ से सनलाइट आएगी, जब यहाँ से सनलाइट आएगी इस तरह, तो आप देखिए इसका वितरण किस तरह से होगा, अक्षांशों के आधार पर होगा। ये देखिए कि ये जो सनलाइट है ये इतने अक्षांश से इतने अक्षांश तक इतनी ज़्यादा थी, फिर इतने अक्षांश से इतने अक्षांश तक इतनी कम थी, या इतने अक्षांश से इतने अक्षांश तक इतनी कम थी। इसलिए पृथ्वी के ताप कटिबंधों का जो अलग अलग ताप होता है पृथ्वी का, उसका जो वितरण है वो इसके अक्षांश के आधार पर किया गया है। और ये जो अक्षीय झुकाव है ये पृथ्वी के दिन पर असर डालता है, इसलिए अक्षीय झुकाव, दिन की अवधि और पृथ्वी की सतह का ये गोलाकार होना, ये 3 फैक्टर हो गए आपके, ये आपको याद रखना है, जो कि सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। आइए अब हम मुख्य कटिबंधों को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से हैं। देखिए बेसिकली 3 कटिबंध आपको सामान्य रूप से जनरल स्टडीज के पर्पज से जानने होंगे। उसमें एक है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर हम आपको दिखा दें, यह ट्रॉपिकल जोन लिखा है, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। फिर लिखा है टेम्परेट जोन, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद ऊपर दोनों एरियाज में लिखा है पोलर। तो आइए अब हम इसको दोबारा से आपको सही से बताते हैं। तो 3 तरह के कटिबंध हो गए, उष्ण, शीतोष्ण और पोलर। तो यहाँ देखिए ये हमने बताया था कि ये आपकी भूमध्य रेखा है, यह इक्वेटर है, इसके ऊपर 23 डिग्री नॉर्थ एंड हाफ ये हो जाएगी आपकी कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद नीचे 23.5 डिग्री में हो जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। तो इस एरिया को सबसे ज़्यादा लंबवत किरणें प्राप्त होती हैं, इसलिए इसको हम ये पूरा एरिया जो है नॉर्थ एंड साउथ का, ये दोनों अक्षांश इसमें कवर हो गए क्योंकि बीच में इसके 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है,
तो ये वाला एरिया हमारा हो जाएगा उष्णकटिबंध का। इसके जस्ट ऊपर का जो एरिया है, इसके जस्ट ऊपर का ये वाला एरिया जो कि कर्क रेखा से यदि आप ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ आर्कटिक सर्किल तक ये वाला जो एरिया है ये आपका यहाँ उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में ये मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्किल तक का जो एरिया है यहाँ ये हो जाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंध। तो ऊपर भी शीतोष्ण कटिबंध और ये नीचे यहाँ भी ये उष्ण कटिबंध था, यहाँ भी ये उष्ण कटिबंध था। इसके बाद आपका आ जाता है जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, बिल्कुल ही तिरछी पड़ती हैं, वहाँ पर बहुत ही कम सनलाइट प्राप्त होती है। और जब हम पृथ्वी के झुकाव की बात करेंगे तो हम दूसरी चीज़ भी एक जानेंगे। तो वहाँ पर 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें होती हैं। तो कहीं पर लगातार 6 महीने सनलाइट तो मिलती है, लेकिन उसकी जो देखिए ये अगर इस हिस्से को माना जाए कि ये साउथ वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये सूर्य की तरफ अभी झुका हुआ है, अगर इस हिसाब से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर लगातार 6 माह का अगर दिन रहेगा तो 6 माह सनलाइट तो मिलेगी, लेकिन उसको तिरछी किरणों की सनलाइट मिलेगी, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये ऊपर के सभी कटिबंध यहाँ नॉर्थ में और ये साउथ में ये पोलर एरिया माने जाते हैं, मतलब ध्रुवीय प्रदेश, जो कि शीत कटिबंध इनको कहा जाता है। तो हमने मुख्यतः 3 कटिबंध पढ़े। नंबर 1 उष्ण कटिबंध मतलब ट्रॉपिकल जोन, नंबर 2 है शीतोष्ण कटिबंध मतलब टेम्परेट जोन, और तीसरा है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध मतलब फ्रिजिड जोन, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन या पोलर एरिया कह सकते हैं आप इसको। तो आपको बेसिकली ये 3 चीज़ें पता चल गई। अब इनके हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो अभी तक समरी के हिसाब से हमने ये चीज़ें जानी हैं कि ये जो हमारा भूमध्य रेखा है, हमारी भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा के बीच में हमारा उष्ण कटिबंध होता है। इसके बाद आपका कर्क रेखा से ऊपर आर्कटिक वृत्त तक शीतोष्ण कटिबंध होता है। इसी तरह मकर रेखा से नीचे अंटार्कटिक वृत्त तक शीतोष्ण कटिबंध है। ये सेम है, ये मिरर इमेज बनेगी अगर यहाँ पर ऐसे हम लाइन खींच दें। इसके बाद आपका आर्कटिक सर्किल के बाद आपका ये वाला जो एरिया है ये पोलर एरिया है। यहाँ पर अंटार्कटिक सर्किल के बाद ये पोलर एरिया है। ये चीज़ें आप लोगों ने जान ली। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसी तरह से आप जवाब देंगे कि 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में हमारा क्या है, उष्ण कटिबंध है। इसके बाद 23.5 उत्तर से लेकर 66.5 तक उत्तर तक आपका शीतोष्ण, और नीचे भी इसी तरह 23.5 दक्षिण से 66.5 दक्षिण तक आपका शीतोष्ण है। और इसके बाद का एरिया आपका शीत कटिबंध का हो जाएगा। तो कभी कभी आपने प्रश्न सुने होंगे कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल या शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, तो इन्हीं के क्षेत्र के आधार पर होता है। जैसे एक उदाहरण ले लें कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सवाना घास स्थल मिल जाएगा, तो इसको कहेंगे उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। यहाँ पर आपको जैसे वेल्ड मिलेगा साउथ अफ्रीका वाले एरिया में, तो इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, क्योंकि यहाँ देखिए आप ये मकर के बाद वाला है और ये देखिए ये कर्क और मकर के बीच वाला हिस्सा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी। तो ये केवल अभी आपको उदाहरण के लिए था। इन सब से रिलेटेड टॉपिक आपके बाद में आते रहेंगे, तो आपको और अधिक डिटेल्ड जानकारियाँ मिलती रहेंगी। उष्ण कटिबंध से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट पहला यह है कि इस एरिया में जब आप देखेंगे तो भूमध्य से ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक, भूमध्य से नीचे 5 डिग्री साउथ अक्षांश तक ये विषुवत रेखीय प्रदेश होता है। यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, ये यहाँ की जो जलवायु है हमेशा आर्द्र, वर्षा की वजह से आर्द्र रहती है, और धूप जो सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है उसकी वजह से उष्ण, तो उष्ण और आर्द्र रहती है। इसलिए यहाँ पर नमी बहुत अधिक रहती है, जो कि वनस्पतियों के वृद्धि के लिए अनुकूल होती है, जानवरों के प्रजनन के लिए अनुकूल होती है। और इसी के साथ साथ
यह मौसम बीमारियां पनपने के लिए भी अनुकूल होता है, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र नहीं माना जाता है। और एक बात और कि ये जो क्षेत्र है, हमने अभी जैसा बताया कि यहाँ पर सबसे अधिक ताप होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा तापमान तो प्राप्त होता है, लेकिन वर्षा के कारण ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की उष्णता इतनी अधिक नहीं होती है जितनी कि कर्क और मकर रेखा के क्षेत्रों के पास की उष्णता है वो रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसमान साफ रहता है और बिना किसी बाधा के सूर्य तक पहुँचता है, तो इन क्षेत्रों को अधिक गर्म रखता है। जबकि उष्णकटिबंध में क्या है कि बादल बनते रहते हैं और बादलों से सूर्य तप प्रभावित होता है, तो उसकी उष्णता इन क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ी सी कम हो जाती है। ये दो मुख्य आपके फैक्ट थे। तो आज का टॉपिक केवल आपको उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध अर्थात ताप कटिबंधों से परिचित कराने के लिए था। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम देशांतर और उससे समय किस तरह से मापते हैं, वो समय किस प्रकार से संबंधित है, इसको बताएंगे। यदि आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।